हेलो दोस्तों, एपेक्स कैरियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी मौर्य वंश पर। मौर्य वंश में टॉपिक पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट था। ऐतिहासिक सम्राट मतलब जिसका कोई लिखित विवरण मिलता है। मैंने बताया था पूरे भारत को अखंड भारत बनाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है, चाणक्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक पहुंचता है। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जैन पद्धति संथारा संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। मैंने बताया था जैसे ही वो ख़त्म होता है तो उसका सेनापति पुष्यगुप्त वैश्य गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करा देता है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है बिंदुसार, जिसका टाइम पीरियड होता है 298 बीसी से 273 बीसी। मैंने बताया था ये जो बिंदुसार था ये चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का बेटा था, और दुर्धरा घनानंद की बेटी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ प्यार करती थी। मैंने बताया था ये जो बिंदुसार है इसे इतिहास में अमित्रघात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमित्रघात। अमित्रघात का हिंदी में अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्रघात भी है। मैंने बताया था जब बिंदुसार गद्दी पर बैठा तो इसके सामने सबसे बड़ा विद्रोह जो हेलन थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, मैंने पिछली क्लास में बताया था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलन, उसके पुत्रों ने इसके गद्दी बैठने पर विरोध किया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में 2 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह? 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी। इससे पहले विश्व में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पहले, और इसका जो स्थापना की वो कब हुई? 950 बीसी में, और वो किसने की थी? तक्ष ने। तक्ष नाम के राजा हुए, उन्हीं के नाम पर सिंधु व झेलम नदी के तट पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की तक्ष ने 950 बीसी में। बाद में जाकर के गुप्त काल में एक कुमारगुप्त शासक होगा, वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। ये तक्षशिला प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, जो आतंकवादियों का वहाँ पर एक प्रकार से संगठन बन चुका है। धर्मपाल नाम का एक पाल वंश का शासक होता है, वो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा का आंसर करना है आपको कुमारगुप्त। क्या करना है? कुमारगुप्त। ओदंतपुरी की स्थापना किसने की? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आंसर करना है आपको धर्मपाल। यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में इसी विश्वविद्यालय का आचार्य था, राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर था चाणक्य। इसी विश्वविद्यालय से चाणक्य पढ़ाता और इसी में टीचर बन गया था। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में 2 विद्रोह हुए, पहला विद्रोह और ये दूसरा विद्रोह। पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। किसको भेजा? सुसीम को। सुसीम ने इस विद्रोह को दबा तो दिया, लेकिन पुनः शुरू हो गया, यानी कुछ समय के लिए इसमें विद्रोह शांत हुआ, दोबारा से शुरू हो गया।
यहाँ विद्रोह का प्रमुख कारण था कि जो बिंदुसार के पुत्र थे, 101 पुत्र थे बिंदुसार के, ये जो पुत्र थे वहाँ पर अधिकारी के रूप में तैनात थे और यही उस विश्वविद्यालय में विद्रोह करते रहते थे। दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा बिंदुसार ने। अशोक ने इस विद्रोह को हमेशा के लिए शांत कर दिया। अपने 99 भाइयों की हत्या की अशोक ने। कितने भाइयों की हत्या की थी अशोक ने? 99 भाइयों की हत्या की। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हत्या की, 99 भाइयों की हत्या की। इस बात की हमें जानकारी देता है तारानाथ, और तारानाथ की एक अनुश्रुति है, उसका नाम है सिंगुली अनुश्रुति। तारानाथ की सिंगुली अनुश्रुति इस बात की हमें जानकारी देता ही है। कौन सी? सिंगुली अनुश्रुति इस बात की हमें जानकारी देती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अब ये हत्या जैसे हुई तो जो अधिकारी लोग वहाँ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहा था, वो भी शांत होने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि आगे जाकर के राजा बन गया तो पता है हमारी बाट लगा के रख देगा। अशोक शुरुआत में शैव धर्म को मानता था, भगवान शिव का उपासक था। कलिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। जब अशोक टॉपिक पर चर्चा करेंगे तब बताएंगे चक्कर क्या पड़ता है। इस बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया का शासक था। कहाँ का शासक था? सीरिया का, जिसका नाम था एंटीयोकस फर्स्ट। क्या नाम था? एंटीयोकस फर्स्ट। ये अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम था डाइमेकस। मैंने बताया था विदेश नीति को सबसे पहले मौर्य वंश ने लागू किया था और विदेशी संबंध सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाए थे। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि पाषाण कालीन संस्कृति की खोज जो हुई वो मौर्य काल ने की, यानी पत्थरों पर लिखने की जो संस्कृति शुरू हुई वो मौर्य काल से शुरू हुई। मैंने एक चीज़ और बताई कि यहाँ पर जब सीरिया से शासक आ रहा है, एंटीयोकस फर्स्ट अपने राजदूत को भेज रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय विदेश नीति बन चुकी थी, यानी भारत के संबंध विदेशों तक फैल चुके थे, एक अखंड भारत बन चुका था। बिंदुसार ने इस डाइमेकस से 3 चीज़ें मांगी कि हमें 3 चीज़ भेज देना। इसने कहा पहले सूखी अंजीर दे देना। पता है ना, अंजीर गोल गोल होती हैं, ज़्यादा खा ली तो फिर ऑफिस के लिए भेज देती हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सूखी अंजीर मांगी। दूसरी मदरा मांगी कि मदरा भेज देना, और तीसरा एक दार्शनिक मांगा। लेकिन सीरिया के शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा, ये 2 चीज़ भेज दी। और सीरिया के शासक ने ये जवाब दिया कि हम दार्शनिक इसलिए नहीं भेजा कि हमारे यहाँ पर दार्शनिक भेजने की कोई प्रथा नहीं है, हम दार्शनिक नहीं भेज सकते, एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं भेज सकते, जो कि उस समय अखंड भारत का अपमान हुआ। ये बात अशोक को अच्छी नहीं लगी। बाद में जाकर के अशोक के शासनकाल में सीरिया से संबंध बिगड़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि किस देश के शासक ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो आंसर होगा आपका क्या? सीरिया। आजकल पता है सीरिया में कुछ ज़्यादा ही फसाद हुआ है, IS के पैर जम चुके हैं वहाँ पर। ये जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक था, जिसने ये संप्रदाय बनाया था, उसका नाम था मक्खली गोसाल। क्या नाम था? मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था।
बाद में जाकर के अशोक इसी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 4 झोंपड़ी बनाता है। एक का नाम कर्ज होता है, दूसरी का नाम सुदामा होता है, तीसरी का नाम विश्व झोंपड़ी होता है। यहाँ पर जब अशोक ने इनके लिए इस संप्रदाय के लोगों के लिए जब ये झोंपड़ियाँ बनाई, तो इसका मतलब ये था कि अशोक आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए काम करता था। आजीवक संप्रदाय का मतलब जो अपनी जीविका के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। अशोक ने देखा कि जो मेरे पिताजी हैं उन पर गद्दी संभाली नहीं जा रही है, ऐसा करूं इनसे गद्दी ले लूं, क्योंकि विदेश से अगर कुछ चीज़ मंगाते हैं तो विदेशी शासक नहीं भेजता। इनके शासनकाल में समय समय पर दंगे फसाद होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कहीं भी दंगा फसाद होता है तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो। सेम उस समय कंडीशन थी, बस अंतर ये था कि प्रेजेंट में लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था। बिंदुसार की छवि खराब हो चुकी थी, इस बात का फायदा उठाया अशोक ने। और मैंने बताया था अशोक शुरू में शिव का उपासक था। अशोक की माता का नाम क्या था, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अशोक की माता का नाम क्या था। तो अशोक की माता का नाम था सुब्रदांगी। क्या नाम था? सुब्रदांगी। अभी मैंने बताया कि अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। कितनी गुफाएं? 4 गुफाएं। पहली का नाम रखा कर्ज, दूसरी का नाम रखा चौपार, तीसरी का नाम रखा सुदामा और चौथी का नाम रखा विश्व झोंपड़ी। जब अशोक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जब मैं बताऊंगा आपको, कल टॉपिक हमारा अशोक का चलेगा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो बिंदुसार था उससे अपने जीवन काल में ही गद्दी छीन ली अशोक ने। यानी बिंदुसार से कहा आप पे शासन नहीं चल रहा है, आप अपनी गद्दी छोड़ दो। 273 बीसी में अशोक ने बिंदुसार से गद्दी छीन ली, लेकिन गद्दी पर नहीं बैठा। 4 साल बाद गद्दी पर बैठा। 269 बीसी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही अशोक ने कुछ समय का उपवास रखा, क्योंकि अशोक इतना अत्याचारी शासक था शुरुआत में, क्योंकि उसके जो अधिकारी थे वो डरते थे, भयभीत होते थे और अशोक को गद्दी पर बैठने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो अशोक ने मौन धारण कर लिया। तुमने देखा होगा जब कोई घटना घटित होती है तो प्रत्येक राजा मौन धारण कर लेता है, उस समय कोई जवाब नहीं देता, उसके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होते हैं वो जवाब देते हैं। अशोक जैसे ही देखा अशोक ने कि जितने भी अधिकारी हैं वो मेरे पक्ष में हो चुके हैं, जितने इसके विद्रोही थे उनको कुचलवा दिया, ख़त्म करा दिया, अशोक ने 269 बीसी में गद्दी संभाली। यानी 273 में अपने पिता से गद्दी छीनता है, 269 में गद्दी पर बैठता है। अब कौन बैठा? अशोक गद्दी पर बैठा। और ये अशोक क्या गद्दी पर बैठा? इस अशोक के शासनकाल में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका अशोक। कश्मीर तक यहाँ से इतिहास तैयार करते हैं। कश्मीर का इतिहास यहाँ से उठाएंगे और किसी दिन चर्चा करेंगे आर्टिकल 370 पर। बहुत जल्दी टॉपिक आएगा आपका ये 370 का टॉपिक। 2-2.5 घंटे की क्लास आएगी आपकी। अशोक क्या हुआ? जैसे ही गद्दी पे बैठा अशोक, मैंने बताया था सबसे पहले इसके जो विद्रोही थे उनको ख़त्म किया और इसका जो शासन था 269 बीसी से 232 बीसी तक था। अशोक ने कई शादियां की। पहले राजा महाराजा शादी बहुत करते थे, क्योंकि तुम्हें पता है उस समय HIV वायरस नहीं था। अशोक ने कई शादियां की। कारुबाकी से की, महासंधि मित्रा से की, तिस्यरक्षिता से की, नागदेवी से की, महादेवी से की। इसने कई सारी शादियां की।
और जब शादी ज़्यादा करोगे तो वहीं से एक परिणति तैयार होगी उत्तराधिकार के लिए, लड़ाई के लिए, और वो वंश पतन की ओर चला जाएगा। कलिंग का युद्ध होता है। उस कलिंग के युद्ध के बाद अशोक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करके युद्ध नीति का त्याग करता है, जो कि अशोक के जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों, एक बात बताइए, जब सारे अधिकारियों से आप ये कह दोगे कि अब युद्ध नहीं करना है, तो जिनको डेली एक्सरसाइज करनी थी युद्ध से संबंधित, अब वो करेंगे क्या? धीरे धीरे अशोक की सेना में आलस्य बढ़ता गया और इसका फ़ायदा विदेशी उठाते गए। विदेशी का मतलब जो अन्य राजा थे वो उठाते गए। इसका परिणाम ये होता है कि आगे जाकर के मौर्य वंश पूरा ख़त्म हो जाता है और इसी के सेनापति विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। अशोक की पारिवारिक स्थिति पर चर्चा करें तो मैंने अभी बताया आपको कि अशोक की जो पत्नी थी, पहली पत्नी का जो नाम था उसका नाम था महासंधिमित्रा। अब महासंधिमित्रा है तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ महासंधिमित्रा का एक बेटा हुआ जिसका नाम था जलौक, और ये जलौक कश्मीर का शासक बना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अशोक की मृत्यु के बाद कश्मीर का शासक कौन बना? जलौक बना। और कश्मीर को अगर वास्तव में देखा जाए तो अशोक ने ही बसाया था, और कनिष्कपुर नामक शहर कश्मीर के अंतर्गत कनिष्क ने बसाया था। बाद में जाकर के किसी दिन मैंने बताया है, जम्मू कश्मीर का इतिहास लेकर के आऊँगा और पूरा जम्मू कश्मीर का इतिहास 5 अगस्त 2019 पर ला करके छोड़ूंगा। शुरुआत जम्मू कश्मीर की करेंगे और उस दिन 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, जितने घंटे की क्लास होगी उतना खींचेंगे और लाइव क्लास करेंगे, उस दिन बता देंगे। यहाँ पर दूसरी इसकी पत्नी थी महादेवी। अब देखो कितनी पत्नियां हैं प्रेजेंट में, तो एक पत्नी को संभालना बड़ा टाइट काम हो जाता है। यहाँ पर महादेवी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महेंद्र और एक का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा इसकी पुत्री थी और महेंद्र पुत्र था। मैंने बताया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये दोनों कहाँ भेजे थे? अशोक ने श्रीलंका भेजे थे। अब ये अशोक की तीसरी सबसे बड़ी भूल हुई मौर्य वंश के पतन के लिए। एक बात बताइए, सबसे पहला पतन का कारण पत्नियां ज़्यादा होना। जब पत्नी ज़्यादा होंगी तो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, और रिजल्ट ज़्यादा आएंगे तो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होगी। पहला कारण मौर्य वंश का। अशोक की मृत्यु के बाद प्रत्येक बच्चा चाहता है कि हम राजा बने और हम राजा बने। परिणाम ये निकलता है कि अशोक का पूरा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इसका फायदा इसके अधीनस्थ कर्मचारी उठाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, शैव धर्म को छोड़ करके। तो जो ब्राह्मण वर्ग था वो इससे नाराज होता है कि हमारी जो रोजी रोटी थी वो छिन गई। अब यहाँ पर राजतंत्र के अंतर्गत राजशाही परिवार में बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा दीक्षा दिया जाया करेगी, शादी समारोह हुआ करेंगे। यही कारण होता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण करता है, पुष्यमित्र शुंग। कहते हैं ना ब्राह्मण किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी पल आए हैं, देखने को मिले हैं, वहाँ पर ब्राह्मणों ने हत्या की है क्षत्रियों की। समय समय की बात है, इतिहास बदलता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। तीसरी पत्नी आई, उसका नाम था नागदेवी, और नागदेवी का रिजल्ट आया जिसका नाम था कुणाल। अशोक की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र की गद्दी पर अगर बैठा तो वो कुणाल बैठा। अशोक की मृत्यु के बाद में पाटलिपुत्र की गद्दी पर कुणाल बैठता है। चौथी पत्नी आई, उसका नाम था कारुबाकी, और कारुबाकी का पुत्र होता है, उसका नाम होता है तीवर। क्या नाम होता है उसका? तीवर। अब जैसे ही ये चीज़ हमने देखी तो बड़ी समस्या बनी।
इससे आगे की जो चर्चा होगी हमारी वो कल की क्लास में होगी। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे अशोक टॉपिक पर। इससे आगे की क्लास हमारी कल होगी। ठीक है, थैंक यू।